गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका है 201, उसमें चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और इसके अंदर हम जो टॉपिक करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये टॉपिक हमारा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस जिसे कि आप प्रतिबल भी कहते हैं, इस किसी भी मटेरियल का, किसी भी पिंड का स्ट्रेस होता है उस पर जो भी बल लगाया गया है डिवाइडेड बाय उस मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस यानी प्रतिबल। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे आप बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर आप देखें, स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, कुछ जगह से स्मॉल पी से भी डिनोट किया गया है यानी दर्शाया गया है। और स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स, जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया है, जो भी बल अप्लाई किया है, अपॉन ए नॉट। ए नॉट है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह। अब अगर हम इसकी इकाई देखें तो वो होती है न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस आपका हो गया जो भी फोर्स लगा है वह अपॉन एरिया। देखिए, आप अगर देखें तो एक्चुअली स्ट्रेस में क्या होता है, आगे हम जो टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल लगाया गया है तो आपने न्यूटन का थर्ड नियम पढ़ा है, थर्ड लॉ, जो कि ये कहता है कि हर एक्शन यानी हर क्रिया के विपरीत और समान एक प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हम बाहरी बल लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो अंदर उतना ही बल उत्पन्न होगा, जो जिसे हम प्रतिरोधी बल बोलते हैं। तो प्रतिरोधी बल जब उत्पन्न होगा वो कितना उत्पन्न होगा? जितना कि बाहरी बल लग रहा है, यानी इक्वल एंड अपोजिट, समान एवं विपरीत। तो वो जो प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है बाहरी बल के कारण, वो एक्चुअली आपका क्या होता है? प्रतिबल यानी स्ट्रेस। उस मटेरियल के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? अब जब आपने बाहरी बल लगाया तब उस मटेरियल के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? स्ट्रेस यानी प्रतिबल। ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी बल नहीं लगाएंगे तो उसके अंदर किसी भी तरह का प्रतिबल यानी स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए हमने ये फोर्स जो लिया है अप्लाई टू द मटेरियल, आप चाहे तो ये लीजिए या फिर अंदर जो बल लग रहा है, अंदर जो बल उत्पन्न हुआ है प्रतिरोधी बल, वो लें, क्योंकि ये दोनों बल बराबर ही होंगे। एक्शन और रिएक्शन मीन्स क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर ही होगी। अब आप चाहें किसी बल पर, चाहें किसी मटेरियल पे जो बाहरी बल लग रहा है वो लें, या उस बाहरी बल के कारण जो अंदर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है जो कि बाहरी बल की समान और विपरीत है वो लें, एक ही बात है। तो स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया आप ध्यान रखेंगे, हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है जो कि ओरिजिनल है। ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन जिसे आप विकृति भी बोलते हैं, स्ट्रेन क्या होता है? ज़्यादातर स्ट्रेन क्या होता है? रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन उत्पन्न होते हैं। देखिए, बाहरी, ये साइकिल इस तरीके से है, बाहरी बल के कारण क्या उत्पन्न हुआ? स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण क्या उत्पन्न हुआ? स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेस उत्पन्न होगा यानी बाहरी बल लगेगा तो अंदर से प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा। उसके कारण क्या होगा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसकी सपोज कीजिए लेंथ में चेंज आया या उसकी किसी भी शेप में चेंज आया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेन।
जैसे कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और आपने बाहरी बल लगाया जिसके कारण प्रतिबल उत्पन्न हुआ, और उस प्रतिबल के कारण लेंथ में चेंज कितना आ गया, सपोज कीजिए 2 सेंटीमीटर घट गई तो 8 सेंटीमीटर हो गई, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर आपका लेंथ के अंदर चेंज हुआ। ठीक है, तो वो अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपका हो गया स्ट्रेन, जिसे हम विकृति भी बोलते हैं। अब स्ट्रेन, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं, देखिए जो भी स्ट्रेस होते हैं इसमें मैं आपको, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग तरह के लोड होते हैं, कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर। तो स्ट्रेस इन्हीं पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का बल लग रहा है। ठीक है, जिस तरह का बल लग रहा है उसी तरह का प्रतिबल यानी स्ट्रेस उत्पन्न होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेस यानी तनाव प्रतिबल। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसमें पी फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, देखिए पी फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। अब एक मैंने क्रॉस सेक्शन लिया एक्स एक्स, यानी मैंने यहाँ से कटिंग की। ठीक है, ये कट करके आपने इस तरीके से लिख दिया एक्स एक्स। अब जितना बल बाहर लग रहा है उतना ही रिएक्शन यानी क्रिया इसके विपरीत और बराबर होगी, यानी P के बराबर एक रिएक्शन होगा यहाँ पे जो कि R है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, क्योंकि एक्शन के अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ कटिंग की तो ये P फोर्स बाहर लग रहा है तो रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये भी R है। अब अगर आप देखें इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मीन्स तनाव लग रहा है इसमें। ठीक है, टेंसाइल फोर्स जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ। टेंसाइल फोर्स लगता है हमेशा बाहर की तरफ। जो तनाव है वो हमेशा क्या उत्पन्न करता है, एक तरीके का खिंचाव ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, एक तरीके का खिंचाव उत्पन्न करता है। अब देखिए इसने यहाँ पे खिंचाव उत्पन्न किया तो ये आपका हो गया तनाव प्रतिबल। जब तनाव बल लगेगा तो तनाव प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो इसे मैं स्ट्रेस की इंटेंसिटी आप सिग्मा टी से भी दर्शा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। कुछ बुक्स में ये स्मॉल पी से दर्शा रखा है स्ट्रेस की इंटेंसिटी को, यानी तीव्रता को, तो आप इससे भी दर्शा सकते हैं। इज इक्वल टू आर अपॉन ए या पी अपॉन ए, एक ही बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो बाहरी बल लीजिए या फिर जो बल प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा है वो लीजिए। तो P अपॉन ए और R अपॉन ए। अगर किलोग्राम में है बल तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्या है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और P एक तरह का बल है तो आप इसे किलोग्राम फोर्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन स्ट्रेस, या आप इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, यानी संपीड़न प्रतिबल। अब संपीड़न प्रतिबल में क्या होगा, देखिए संपीड़न प्रतिबल के अंदर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, दबाव। संपीड़न मतलब क्या होता है, दबाव, यानी यह बल किसी भी वस्तु को दबाता है, उसको ये दबाव उत्पन्न करता है। जैसे कि आप देखिए एरो की जो साइन है वो क्या है, अंदर की तरफ, यानी ये इस ऑब्जेक्ट को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम यहाँ से कटिंग करें, मुझे एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन लेना है। ये क्रॉस सेक्शन मतलब मैं इस मटेरियल को एक्स एक्स से कट कर रही हूँ। अब मैंने कट किया ऐसे तो ये आ गया, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इसके अपोजिट होगा तो ये आर हो गया, इसके अपोजिट ये आर हो गया, बट आर इज इक्वल टू पी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप पी सी साइन क्या दर्शा रहा है, कंप्रेसिव। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर टी साइन क्या दर्शा रहा था, टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, पी सी और सिग्मा सी इज इक्वल टू आर अपॉन ए इज इक्वल टू पी अपॉन ए, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है आपका शियर स्ट्रेस। देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस को आप कर्तन प्रतिबल भी कहते हैं। ठीक है,
अब ये एक रिवेट जॉइंट हमने लिया है, ये अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है रिवेट्स के बारे में। अब इस रिवेट ने इन दो प्लेट्स को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। इस प्लेट का मूवमेंट ऐसे होगा, बल यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये जॉइंट है। अगर सपोज कीजिए जितना बल यहाँ लग रहा है और वही रिएक्शन इधर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो एकदम एज पर लगता है, यानी किनारी पे लगता है। अगर आप देखें इनका मूवमेंट होगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ अलग है, किससे? टेंसाइल से है। आपको एक तरीके से आप देखें तो आपको टेंसाइल भी लग रहा होगा ये, बट ये एग्जैक्टली टेंसाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एज पे लगता है। जैसे कि आपने ये, अगर आप देखें ये एक पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएं और एक फोर्स आप यहाँ पे लगाएं डायमेट्रिकली अपोजिट, तो ये कैसा फोर्स कहलाएगा? शियर फोर्स। पेपर को यहाँ से खींच रहा है और यहाँ से खींच रहा है। इसी तरीके से ये शियर स्ट्रेस है जो शियर फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। तो शियर स्ट्रेस को हम क्यू से दर्शाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पे भी क्यू आता है उसे हम बोलते हैं कर्तन प्रतिबल, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को आप किससे दर्शाते हैं? क्यू से। क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन ए इज इक्वल टू और पी अपॉन ए। यूनिट वही होगी किलोग्राम, क्योंकि फोर्स यानी बल किलोग्राम में लिया है हमने, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आप इसे एसआई यूनिट के अंदर लेंगे तो आप क्या लेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल में आपको ये फोर्स किस इकाई में, किस यूनिट में दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन, यानी विकृति के प्रकार। अभी हमने प्रतिबल के प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। जो 3 प्रकार पढ़े हैं हमने, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ये तीनों प्रकार अलग अलग बलों पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी अलग अलग जो फोर्स लग रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट है विकृति के प्रकार, जिसमें फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन यानी तनाव विकृति। जैसे ही अब आपको इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि जैसे ही टेंसाइल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है, इसका मतलब कि लोड कौन सा लग रहा है, बल कौन सा लग रहा है? टेंसाइल, यानी तनाव बल लग रहा है। अब देखिए, जब भी ये है ओरिजिनल मटेरियल, जब भी आप किसी मटेरियल को खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। सपोज कीजिए आपने एक रबड़ लिया, अब उस रबड़ को आप खींचेंगे दोनों तरफ से तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। तो पर खींचना क्या होता है? तनाव क्या होता है? जो आप खींच रहे हैं वो क्या होता है? तनाव। अब इसके कारण जो रबड़ में स्ट्रेन आ रहा है यानी विकृति हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? तनाव विकृति, ठीक है। जैसा कि आप देखिए ये ओरिजिनल है और तनाव बल लगाने के बाद जो हुआ वो इस तरह का हो गया ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पे भी पी लगाया, यहाँ पे भी पी लगाया, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, ये बढ़ के कितनी बड़ी? डेल एल। ये डेल साइन होता है, डेल एल बढ़ी, यानी इतनी लेंथ बढ़ी, ठीक है। तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन हम लिखेंगे इंक्रीज इन लेंथ। हम इंक्रीज इन लेंथ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमेशा जब भी टेंसाइल फोर्स लगेगा लेंथ बढ़ेगी ही, घटेगी कभी नहीं। क्लियर? क्योंकि हम खींच रहे हैं किसी वस्तु को। जैसे कि आप रस्सी खींचते हैं तो रस्सी की लेंथ बढ़ती है ना, उसके अंदर खिंचाव होता है, बट कम नहीं होती। जैसे रबड़ हो गया, इलास्टिक हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे हमने इसे दर्शाया है टी से। देखिए ये टी है, तो टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ कितना है? डेल एल। ये देखिए डेल एल, ये इतना ही वृद्धि हुई है लेंथ में, वो लिखी है हमने। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। हमने बिफोर और आफ्टर जो इंक्रीज हुआ है वो लिखा है, हमने टोटल लेंथ नहीं ली है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमने चेंज इन लेंथ लिया है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेन। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेन जिसे हम संपीड़न विकृति भी बोलते हैं,
कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है? अब कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए क्या लगना चाहिए? सम कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न। ये ओरिजिनल है बिफोर, ठीक है, और आफ्टर क्या होगा? ये। अब आफ्टर में अगर आप देखें, हमने बल अंदर की तरफ लगाया है यानी दबाव उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम किसी चीज़ को दबाएंगे, जब आप एक स्प्रिंग की लेंथ एल है सपोज कीजिए, आप उसको दबाएंगे तो उसकी लेंथ कम होगी, हो सकता है 2 सेंटीमीटर ही कम हो, पर कम तो होगी अगर आप उसे दबाएंगे। इसी तरीके से अगर ये एक मटेरियल में आप कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए इसकी लेंथ कितनी कम हुई? डेल एल। ओके, ये थी इसकी ओरिजिनल लेंथ, ये नहीं है इसकी ओरिजिनल लेंथ। देखिए ओरिजिनल लेंथ आप यहाँ तक ले जाएंगे, ये क्योंकि हम अगर पहले वाले में देखें ये इंक्रीज हुई थी तो एल प्लस डेल एल था। इस डायग्राम में या आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये डेल एल है, ये एल है, एल यहाँ तक होगा, यहाँ पे जहाँ पे एल प्लस डेल एल लिखा है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? एल, ठीक है, इसकी जगह आप लिखेंगे एल। अब ये एल से कितनी कम हुई? इतनी। तो ओरिजिनल कितनी कम हो गई? इतनी कम हो गई, ठीक है। टोटल जो लेंथ होगी वो एज टू एज होगी, यानी किनारी से लेके किनारी तक होगी। तो ये आपकी एल है, ये तो है फोर्स लगाने के बाद डेल एल कम हुई, ठीक है। तो ये आप ये यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई में कमी यानी डिक्रीज इन लेंथ, एल लेंथ से कितनी कम हो गई? डेल एल कम हो गई। डेल एल कम हो गई तो ये हो गई लंबाई में कमी अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी एल, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होगा? शियर स्ट्रेन जिसे हम कर्तन विकृति भी बोलते हैं। देखिए शियर स्ट्रेन मैंने आपको बताया जैसे कि डायमेट्रिकली अपोजिट लगता है, इस सरफेस पे लगा, इस सरफेस पे लगा। अब शियर स्ट्रेन एक्चुअली कैसे बिहेव करता है, यानी शियर फोर्स यानी कर्तन बल के कारण लगेगा। ये किस तरीके से लगता है? देखिए ये इस तरीके से लगा कि ए डैश पे आ गया और बी डैश पे आ गया। जैसे इस पेपर को यहां से खींचो तो ये कैसे होगा? ऐसे टेढ़ा हो जाएगा जैसे इसमें बताया। तो ए डैश पे आ गया, पहले ए था, जब हमने फोर्स लगाया तो ए डैश पे आ गया, बी डैश पे आ गया। क्लियर? ये हो गया शियर एंगल, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बस आप इसको एक बार समझ लीजिए। ये शियर स्ट्रेन के बारे में हम बहुत डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि शियर स्ट्रेन होता कैसे है और इसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो ए डैश पे आ गया, बी डैश पे आ गया बल लगने के बाद, यानी अब जो शेप हो गया वो क्या हो गया? डी सी बी डैश ए डैश। तो चेंज इन लेंथ कितना आया यहाँ पे? डेल एल, और यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना आया? डेल एल। तो शियर स्ट्रेन क्या हो गया? बी डैश अपॉन बी सी या फिर ए डैश अपॉन ए डी। क्लियर? तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? डेल एल ऊपर। क्लियर? इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसे हम आयतन विकृति भी बोलते हैं। देखिए आयतन विकृति क्या होती है? आयतन विकृति होती है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो भी चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे सपोज कीजिए एक लिक्विड आप ले लीजिए, सपोज कीजिए एक लिक्विड का वॉल्यूम है 10 लीटर, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्स वाई जेड जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा यानी बाहरी बल लगा, उसके कारण उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो गया? 1 लीटर डिक्रीज हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो गया? 10 लीटर, ठीक है। तो ये उसका हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतन विकृति। नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट। अब हम एक बार गो थ्रू होंगे इलास्टिक लिमिट से और हुक्स लॉ से।
देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जैसा कि आपको पता चल रहा, लिमिट यानी किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है कि उसके आगे वो काम नहीं हो सकता। जैसे सपोज कीजिए किसी भी आपने स्प्रिंग ली या कोई भी एक पिंड ऑब्जेक्ट लिया, आपने उसे खींचा, एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, ठीक है, एक लिमिट तक क्या होगा, आप उसे खींच सकते हैं और वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा अगर आप वो फोर्स हटाएंगे, ठीक है। जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, बहुत खींचा, जितना खींच सकता आपने खींचा, और उसके बाद आप कभी भी छोड़ेंगे, बीच में जब तक छोड़ेंगे, थोड़ा सा खींच के छोड़ा तो वो अपने शेप पे आ गया, थोड़ा सा और फोर्स लगाया और खींच के छोड़ा तो वो अपने शेप में आ गया। पर आप उसे स्ट्रेच करते रहे खींचते रहे तो एक बार एक पॉइंट के बाद क्या होगा, वो स्प्रिंग टूट जाएगी। आपने इतना उसके अंदर बल लगा दिया कि वो स्प्रिंग टूट गई। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल की, हर ऑब्जेक्ट की एक इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट वह लिमिट होती है कि उस लिमिट तक अगर आप बल लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को ले लेगा, यानी उसके शेप में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। पर उस लिमिट के बाद अगर आप इलास्टिक लिमिट के बाद बल लगाएंगे तो वह ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप नहीं ले पाएगा। क्लियर? तो इलास्टिक लिमिट is the limit up to which when external load is removed material will get its original shape, वह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट पे ही बेस्ड है। देखिए हुक्स लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन टिल इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे अगर, ये लॉ कहता है, देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया छोटा सा, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों प्रोपोर्शनली इक्वल जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक लिमिट तक है ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट उसके बाद नहीं रहते, तो वो लिमिट कहीं ना कहीं एक इलास्टिक लिमिट ही है। क्लियर? तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जो कांस्टेंट है, स्थिरांक जो आएगा उसे हम हुक्स स्थिरांक भी बोलते हैं अभी, या हुक्स कांस्टेंट कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। तो हुक्स कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर? तो इसमें अभी हम इलास्टिक लिमिट और हुक्स लॉ का हमने एक आइडिया लिया है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो आज का असाइनमेंट है वो है ये, देखिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि 201 जिसका सब्जेक्ट कोड है, टुडेज असाइनमेंट यानी 22 जुलाई का जो आपका असाइनमेंट है वो है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है आप ये बताएंगे, उनके डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे मुझे, ठीक है। सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। हर स्ट्रेस को, जैसा कि मैंने आपको 3 स्ट्रेस बताए हैं, कौन कौन से, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शेयर, इन तीनों को आप विद फॉर्मूला और विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप बुक्स की हेल्प भी ले सकते हैं, लेक्चर की हेल्प भी ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके स्ट्रेन्स मैंने बताया आपको कौन कौन से, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शेयर, अगेन आप वो इसमें मेंशन करेंगे विद डायग्राम। अब आपको करना क्या है, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ट्यूटोरियल भी है, ठीक है। ट्यूटोरियल क्लासेस में हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस या जिस तरह कोई भी क्वेश्चंस होते हैं। आप क्या करेंगे, अपनी एक फाइल बनाएंगे या रजिस्टर, जो आपको बनाना है वो बनाएंगे। उसमें फर्स्ट चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डालेंगे और 201 का अलग रजिस्टर होगा, 202 का अलग रजिस्टर होगा। क्लियर? सब्जेक्ट वाइज आपके रजिस्टर बनेंगे। इसमें आप ट्यूटोरियल 1 लिखेंगे। ट्यूटोरियल 1 हमारा हर ट्यूटोरियल एक चैप्टर से रिलेटेड होगा,
जैसे कि मैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक चैप्टर मैंने शुरू किया, इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी, तो उसके बेस पे आपको असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 इस तरीके से मिलते रहेंगे डे टू डे बेस पे, बट ट्यूटोरियल आपका 1 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर। ठीक है, ट्यूटोरियल 1 और चैप्टर 1, ये आपका आज का असाइनमेंट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको असाइनमेंट 2 दूंगी। ठीक है, तो आप अपना ये बहुत फेयर रजिस्टर मेंटेन करेंगे। आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे मेल आईडी पे सेंड करना है। वो मेल आईडी मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है, तो आप मेल आईडी के अंदर ही सेंड करेंगे मुझे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका असाइनमेंट मेरे पास आ जाना चाहिए। उसी केस में आपकी अटेंडेंस मार्क होगी आज के लेक्चर की, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी अगर आप मुझे लेट असाइनमेंट भेजेंगे। क्लियर? तो आपको, और आपका असाइनमेंट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि एक स्टूडेंट ने किया दूसरे ने वही कर दिया और नीचे नाम लिख दिया। हैंड राइटिंग मैच होगी तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग में और खुद बुक से देख सकते हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको उस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ये असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले। और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपने आज रिवाइज कर लिया स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो आपको बहुत इजी रहेगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा सब्जेक्ट में धीरे धीरे, और न्यूमेरिकल्स करने हमारे बहुत इजी हो जाएंगे। तो आप बेटर है ये स्टार्टिंग से पढ़िए ताकि हम इसमें काफ़ी टॉपिक कवर कर लें, न्यूमेरिकल्स कुछ भी। अगर आपको डाउट है तो आप यूट्यूब लिंक में भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपके माइंड में, नहीं तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।